जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से जीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ जो कि रसायन शास्त्र के चैप्टर 9 हाइड्रोजन से है वो लिया गया है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो लेकर आए हूँ, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा है ना, प्रयोगशाला सहायक के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, और अगर आप नए होंगे जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 आयतन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अर्थ क्या है? 30 ग्राम आयतन है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका अर्थ क्या है? आयतन अनुसार 30% H2O2, 1 ग्राम H2O2 युक्त 30 ग्राम H2O2 विलयन, या फिर 1 मिलीलीटर विलयन को एनटीपी पर 30 मिलीलीटर डाई ऑक्सीजन मुक्त करता है, या 30 मिलीलीटर विलयन जिसमें 1 मोल हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 30 ग्राम है दोस्तों आपका यहाँ पर है ना, 30 ग्राम है, 30 ग्राम आयतन है यहाँ पर। तो देख सकते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसमें 1 मिलीलीटर विलियन जो एनटीपी पर 30 मिलीलीटर डाई ऑक्सीजन मुक्त करता है दोस्तों। यहाँ पर जो 30 ग्राम मात्रा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसका मतलब होता है 1 ml हाइड्रोजन होता है दोस्तों। कितना होता है? 1 ml हाइड्रोजन है वो होता है, और है ना, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड घोल मुक्त करता है दोस्तों। और 30 एसटीपी पर क्या है? ऑक्सीजन गैस है कि क्या है, मिलीलीटर में 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर का क्यूब है वो होता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल के जल अपघटन पर बनता है 2 मोल H2SO4 एवं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 2 मोल पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, सी में दिए है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल प्रत्येक का 1 मोल, और 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 मोल पेरोक्सोमोनिक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो देख सकते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के 1 मोल के जल अपघटन पर क्या बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपका सूत्र है H2S2O8 है ना। ये जल के साथ है दोस्तों क्या करता है? क्रिया करता है। H2O के साथ है वो रिएक्शन करेगा। तो जैसे ही क्रिया करेगा तो दोस्तों 1 मोल आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है का 1 मोल है बनाता है दोस्तों, और साथ में दोस्तों आपका पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO5 बनाता है दोस्तों। तो दोनों का 1 मोल है, 1 मोल है दोस्तों यहाँ पर प्राप्त होता है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन डी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 मोल पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बनाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, और सी भी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है दोस्तों। लेकिन आप पर यहाँ पर 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल और 1 मोल पेरोक्सोमोनिक सल्फ्यूरिक अम्ल है वो प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा हाइड्राइड आयन प्रबल क्षारक है। NaH को जल में घोलने पर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए? यहाँ पर हाइड्राइड है दोस्तों, देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की अपेक्षा हाइड्राइड आयन है वो प्रबल होता है, क्षारक होता है करके बोला गया है। तो इसको आपको बताना है ना। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आपका जो सोडियम हाइड्राइड होता है NaH है ना, NaH है, इसका क्या है? सोडियम हाइड्राइड है दोस्तों, है ना। सोडियम हाइड्राइड को हम लोग जल में घोलेंगे तो दोस्तों ये क्या है, एक्वा फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस यहाँ पर H- आयन है वो एक्वा सॉल्यूशन में है आपका रहेगा, है ना। साथ में दोस्तों यहाँ पर जल के साथ ये क्या करेगा? क्रिया करेगा। जल के साथ है दोस्तों क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? ये हाइड्राइड आयन है वो बनाता है OH- देता है ना। OH- देता है एक्वा सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में देगा, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा? H2 है वो गैसीय अवस्था में है, इसको मुक्त करेगा दोस्तों। H2 है वो मुक्त करता है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, हाइड्रोक्साइड आयन है जो सोडियम हाइड्राइड है वो जल में घोलने पर दोस्तों हमको H- प्लस H2O है ना, साथ में क्रिया करेगा तो OH- देगा, और H2 गैस है वो अभिक्रिया करके ये अभिक्रिया होती है ना। तो जो हाइड्राइड आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन की तुलना में दोस्तों प्रबल क्षार है वो होता है। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका ऑप्शन
ऑप्शन बी है दोस्तों, है ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। H-aqua प्लस H2O लिक्विड फॉर्मेट में और OH माइनस से एक्वा सॉल्यूशन में और H2 है वो मुक्त हो रहा है। ये वाला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन है, H2O, H2S, H2Se एवं H2Te में एक का क्वथनांक उच्चतम होता है, उसका कारण वह क्या है? H2O हाइड्रोजन बंधन है, H2Te उच्चतर अणुभार है, H2S हाइड्रोजन बंधन है या H2Se निम्नतर अणुभार है। तो क्या है दोस्तों, जिसकी वजह से ये क्या है, है ना, क्वथनांक है वो उच्चतम होता है, किसके कारण से है वो होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है जल का, हाइड्रोजन का जल बंधन है दोस्तों, उसकी वजह से, है ना। जो क्वथनांक है दोस्तों, इसका जो क्रम भी है हम अगर जमाएंगे यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा आपका H2O है, इसका क्रम बन जाएगा। फिर आपका H2T है, इसका आ जाएगा। फिर आपका H2AC है, ये वाला आएगा। और फिर लास्ट में दोस्तों आपका H2S है, वो इसका क्रम भी अगर हम जमा रहे हैं तो वही इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि जो दोस्तों जो H आबंधन के कारण दोस्तों H2 का जो क्वथनांक है वो सबसे उच्च होता है, किसके कारण से दोस्तों? H आबंधन के वजह से, है ना, H आबंधन है उसके वजह से क्या है, तो इसका जो आपका जल का क्वथनांक है वो सबसे उच्च है वो होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न द्वारा भारी जल प्राप्त किया जाता है, साधारण जल उबालकर, H2O का प्रभारी आसवन द्वारा, H2O का सतत विद्युत अपघटन के द्वारा और H2O को गर्म करने पर। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है भारी जल किस प्रकार से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों भारी जल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमको लगातार क्या है, लंबे समय तक है दोस्तों जल का क्या है, सतत विद्युत अपघटन करेंगे, तब हमको क्या है भारी जल है वो प्राप्त होगा। आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भारी जल है ना, भारी जल की खोज है दोस्तों किसने किया था? तो उरे नामक जो साइंटिस्ट है, उरे नामक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा है किया गया था। और दोस्तों ये जो है ना, आपका भारी जल है वो भारत में 3 जगह पर ही बनता है दोस्तों। कौन कौन से जगह है दोस्तों जहाँ पर बनता है? एक है पंजाब का जो नांगल है, महाराष्ट्र का ट्राम्बे और भाभा परमाणु शोध केंद्र है, वो ये तीनों स्थान पर है दोस्तों भारी जल है वो बना, और इसका वो जो उपयोग है नाभिकीय संयंत्रों को में है दोस्तों ये किया जाता है। तो इसको जो मंदक के रूप में है दोस्तों नड्डी 2 है, उसका उपयोग है वो किया जाता है, भारी जल जिसको बोला जाता है ना, उसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, इसमें ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पॉलीफॉस्फेटों का उपयोग जल मृदु कारक के रूप में होता है क्योंकि ये ऋणात्मक स्पीसीज के साथ घुलनशील जटिल बनाते हैं, ऋणात्मक स्पीसीज अवक्षेपित करते हैं, धनात्मक स्पीसीज के साथ घुलनशील जटिल बनाते हैं या धनात्मक स्पीसीज अवक्षेपित करते हैं। तो कौन सा वाला दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है वो सही होगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पॉलीफॉस्फेट का उपयोग हम लोग दोस्तों धनात्मक स्पीसीज के साथ घुलनशील जटिल बनाने के लिए हम उपयोग है वो करते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर का, धातुओं पर जल या तनु खनिज अम्लों की क्रिया दे सकता है, मोनोहाइड्रोजन, ट्राइट्रियम, डाईहाइड्रोजन, ट्राईहाइड्रोजन या फिर डाई ड्यूटीरियम। तो क्या चीज़ देता है दोस्तों यहाँ पर, जो तनु खनिज अम्ल के से क्रिया करेंगे, किसको धातुओं पर है हम लोग जल या तनु खनिज अम्ल है उनकी क्रिया करेंगे, तो वो क्या चीज़ देगा? तो ये देगा तो दोस्तों डाईहाइड्रोजन है वो देता है दोस्तों। धातुएं है दोस्तों पानी के साथ अब प्रतिक्रिया करके दोस्तों डाईहाइड्रोजन और धातु ऑक्साइड है दोस्तों, धातु ऑक्साइड है वो देता है ना, बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम है वो पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बनाता है, NaOH है वो बनाता है ना। साथ में दोस्तों है ना, और डाईहाइड्रोजन है वो बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाईहाइड्रोजन है वो बनाता है, प्लस H2 है आपको मुक्त कर देता है ना। तो इसको भी देखना, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस प्रक्रम से स्थायी कठोर जल है वो बनता है? जल में सोडियम सल्फेट का योग से कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा जल की संतृप्तता, मैग्नीशियम कार्बोनेट द्वारा जल की संतृप्तता या फिर कैल्शियम सल्फेट द्वारा जल की संतृप्तता। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों जो स्थायी कठोर जल है वो बनता है किस प्रक्रम के द्वारा है वो बनता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट के द्वारा दोस्तों जल की संतृप्तता करेंगे तो हमको स्थायी कठोर जल है वो प्राप्त होता है दोस्तों। तो कठोर जल कैसे बनता है दोस्तों? तो कठोर जल तब बनता है जब पानी है वो चूना पत्थर, चॉक या जिप्सम के जमाव से होकर गुजरता है दोस्तों, है ना। तो क्या एक बड़े पैमाने पर है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और सल्फेट है वो बने होते हैं, तब यहाँ पर
स्थायी कठोर जल है वो बनता है। और इसी बीच में दोस्तों अगर धावन सोडा रहता है ना, जिसमें कठोर जल को किस प्रकार से हटाना है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों जो धावन सोडा का उपयोग करते हैं, अगर कठोरता को है दूर करना होता है तो उसके लिए हम लोग धावन सोडा का उपयोग है वो करते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अनुमापन द्वारा जल की कठोरता के निर्धारण हेतु सामान्यतः कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल, ईडीटीए का डाइसोडियम लवण, सोडियम सिट्रेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुमापन करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे तो जल की कठोरता के लिए निर्धारण हेतु दोस्तों हम लोग जिस अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं दोस्तों वो होता है ईडीटीए का डाइसोडियम लवण है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में हाइड्रोजन परऑक्साइड एक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है? उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम, क्षारीय एवं उदासीन माध्यम में, फिर अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम में। तो कौन सा माध्यम होता है दोस्तों जिसमें आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो क्या अगर ऑक्सीकारक की तरह है वो व्यवहार है वो करता है? तो इसका आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड है दोस्तों ऑक्सी की तरह की तब कब व्यवहार करेगा, जब वह अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम रहेगा, तब वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार है वो करता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। देखिए, व्यापारिक रूप से जो 11.2 आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन की मोलैरिटी है वो क्या होती है करके पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर इसके हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसकी मोलैरिटी है वो क्या होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा, तो 10 आयतन पर दोस्तों आपका यहाँ पर जब 10 आयतन रहता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, तो उसकी जो मोलैरिटी होती है दोस्तों वो 0 आपका क्या होता है 892 मोलैरिटी है, मोल है वो होता है। लेकिन यहाँ पर 11.2 पूछा गया है दोस्तों, तो इसकी जो मोलैरिटी है और शक्ति होगा, और इसकी जो शक्ति है दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड की 30.35 है, इसकी क्या है ग्राम प्रति लीटर में इसकी शक्ति है वो होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो 10 आयतन हाइड्रोजन परऑक्साइड है दोस्तों, तो इसमें आपको इसका मान है उसको जो इसके ग्राम प्रति लीटर में है ना, ग्राम प्रति लीटर है उसमें का मान है 30.35, है ना। ये H2O2 का मान है दोस्तों, तो इसको हमको रखना है, मान रखना है, और साथ में मोलैरिटी निकालना है दोस्तों कितने के लिए, तो 11.2 आयतन है, 2 वॉल्यूम है ना, उसके लिए हमको H2O2 का निकालना है। तो इसको हम लोग जैसे करेंगे तो 30.35 गुणा 11.2 आयतन में करेंगे दोस्तों, बटा आपका क्या कर देंगे दोस्तों, मोल वेट है वो कर देंगे, मोल इंटू वेट है इसको कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी ये मोल वेट बोल दी, यहाँ पर इसका जो मान है वो 10 आ जाएगा। 10 आयतन पर है, पहले कर रहे हैं तो 10 आयतन पे करेंगे दोस्तों, तो ये 33.99% है वो निकल रहा है ना, 33.99 निकलता है, इसका करेंगे तो इसको जस्ट इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको मान मोलैरिटी इसका मोलरता है ना, मोलरता में है रखेंगे, मोलैरिटी में रखेंगे, इसके तो स्टेट होता है दोस्तों स्टेट अपॉन मोल वेट है ये, और इसका फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों 33.09/34 रखेंगे, तो यहाँ पर जिसका मान होगा दोस्तों 1 मोलैरिटी है वो आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसको ध्यान में रखना है, अलग अलग आयतन पर शक्ति पर दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो सांद्रता है ना, वो अलग होती है और आयतन शक्ति होती है। जैसे 10 मोल के लिए हमने बताइए, तो 20 आयतन के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है 1.785 मोलैरिटी होता है ना, इसकी नॉर्मेलिटी है 3.57 होती है, और 30 आयतन पर दोस्तों 2.636 है ना, यहाँ पर 30 आयतन पर दोस्तों 2.670 मोलैरिटी है इसकी होती है। तो अलग अलग मान पर अलग अलग इसकी मोलैरिटी है वो होती है, लेकिन आपको जो पूछा गया उसके बारे में बताना है, तो आपका ऑप्शन ए है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई में वृद्धि का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई में दोस्तों वृद्धि का को जो क्रम पूछा है वो बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध में सबसे पहले दोस्तों किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, इससे बड़ा O2 का होता है, O2 से दोस्तों O3 का बंधन क्रम होता है, और इससे भी बड़ा दोस्तों आपका H2O2 है वो होता है। तो इस प्रकार से इसका अरेंज देगा, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, है ना, वो बिल्कुल सही होते जाएगा दोस्तों। तो O3 है वो क्यों होता है दोस्तों, अनुनाद के कारण दोस्तों O3 में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बंध है दोस्तों वो सिंगल बॉन्डेड ना होकर क्या होता है डबल बॉन्डेड हो जाता है दोस्तों, है ना, और उसके ठीक बीच में ही क्या है वो रहता है, सिंगल बॉन्ड है वो उसके ठीक बीच में है, तो इसकी वजह से यह क्या है पहले आ जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए असत्य कथन है, यह ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है,
एक ही तल पर दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध है वो होते हैं, हल्का नीला द्रव्य है और ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। तो ये पूछा गया दोस्तों, तो है ना, यहाँ पर देखिए HOOH इस प्रकार से दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो एक ही तल पर दो हाइड्रो OH बंध है क्या दोस्तों? नहीं है दोस्तों, है ना। यहाँ पर O है, उसके बाद H है, तो देखिए एक ही बंध है ना। तो इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। असत्य कथन में कौन आएगा दोस्तों? एक ही तल पर दो OH बंध है वो होते हैं, अगर बिल्कुल गलत है दोस्तों, और यही आपका सही हो जाएगा। ये हल्का नीला द्रव्य होता है दोस्तों, और ओजोन द्वारा ऑक्सीकृत किया जा सकता है दोस्तों इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक परऑक्साइड है? तो यहाँ पर वास्तविक परऑक्साइड है पूछा गया दोस्तों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है और बैरियम ऑक्साइड दिया गया दोस्तों। तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पर वास्तविक रूप से जो आपका परऑक्साइड होता है दोस्तों, वो कौन सा है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरियम परऑक्साइड है दोस्तों, है ना। बेरियम परऑक्साइड है, ये क्या है? तो एक प्रकार से वास्तविक परऑक्साइड होता है दोस्तों, है ना। इसमें जो परऑक्साइड आयन है दोस्तों, इसमें O2 है वो होता है यहाँ पर, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों, ये वास्तविक ऑक्साइड होते हैं। क्योंकि जो परऑक्साइड होते हैं दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन की परमाणु की है ना, परमाणु अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो -1 होती है, लेकिन आपका बेरियम ऑक्साइड है दोस्तों, इसमें O2 में 2 माइनस आयन है, जिसकी वजह से यह वास्तविक रूप से क्या है, परऑक्साइड है वो होते हैं। साथ में दोस्तों ये जो बेरियम परऑक्साइड है दोस्तों, ये एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है दोस्तों, रंगहीन तरल पदार्थ होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन निम्न को अपचयित नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन है दोस्तों, किसको अपचयित नहीं करते हैं? तब तक क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तब तक फेरिक ऑक्साइड को, तब तक स्टेनिक ऑक्साइड को, या फिर तब तक एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। तो किसको अपचयित नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है दोस्तों, वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। Al2O3 है दोस्तों, इसको क्या है, ये अपचयित नहीं करता है। बाकी आपको क्यूप्रिक ऑक्साइड को अपचयित कर देता है, फेरिक ऑक्साइड को अपचयित कर देता है, और स्टेनिक ऑक्साइड है उसको भी अपचयित कर, लेकिन आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों, इसको अपचयित है वो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए भारी जल कौन है? H2O, H216O, या फिर H2O3, या फिर D2O। तो यहाँ पर भारी जल कौन है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। D2O क्या है? भारी जल है ना। तो भारी जल के दोस्तों, भारी जल की खोज किसने किया था दोस्तों? उरेन नामक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा यहाँ पर भारी जल का खोजने का श्रेय है उनको जाता है। और भारत में अगर भारी जल बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर जो है चीज़ है वो तो 3 स्थानों पर है बनता है दोस्तों। कौन कौन से? पंजाब के नांगल में, महाराष्ट्र का ट्राम्बे में, और परमाणु भाभा शोध केंद्र है वहां पर, ये तीनों जगह पर दोस्तों यहाँ यह बनता है भारी जल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर किसमें ध्रुवीय एवं अध्रुवीय बंध दोनों होते हैं? अमोनियम क्लोराइड में दोस्तों, अमोनियम साइनाइड में, हाइड्रोजन साइनाइड, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर मेथेन में। तो किसमें है दोस्तों? जिसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध दोनों होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें क्या होता है दोस्तों? ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों तरह के सहसंयोजक बंध इसमें पाया जाता है दोस्तों। साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना में दोस्तों आपका 3 सिग्मा बंध है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। कितने सिग्मा बंध दोस्तों? 3 सिग्मा बंध है वो देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलगॉन निम्न का एक औद्योगिक नाम है? सामान्य सोडियम फॉस्फेट का, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का, सोडियम हेक्सामेटा सल्फेट का, या फिर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। तो ये किसका नाम है दोस्तों? औद्योगिक नाम किसका है? कैलकॉन किसका औद्योगिक नाम है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट है उसका, इसका जो औद्योगिक नाम है वो कैलकॉन रखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभिक्रिया H2S प्लस H2O2 में क्रिया होने पर दोस्तों S और 2H2O सूचित करते हैं। तो किस प्रकार की प्रवृत्ति करेगा, प्रकृति सूचित करते हैं दोस्तों? यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है देखिए, H2S है और H2O2 है ना। तो उसमें रिएक्शन होने के बाद सल्फर है दोस्तों आपका निकल रहा है, और सल्फर बन के बाद H2O निकल रहा है। तो ये किस प्रकार से? तो ये दोस्तों H2O2 की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करे, तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है, लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्रियाफल क्या बनेगा? CO प्लस H2, H2O2, H2 या फिर N2। तो क्या बनेगा दोस्तों? जैसे ही हम लोग लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर जो क्रियाफल बनेगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो जैसे ही दोस्तों हम लोग अगर
लाल तप्त आयरन है ना, उस पर जल प्रवाहित H2 प्रवाहित करें, H2O प्रवाहित करेंगे, है ना, जल वाष्प प्रवाहित करेंगे पर दोस्तों जो चीज़ बनेगा वो क्या होगा, लौह अयस्क बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा दोस्तों, लौह अयस्क है वो बनता है, लौह अयस्क है, फेरिक ऑक्साइड है वो बनता है दोस्तों, FeO3 है वो बनता है, और हाइड्रोजन गैस है वो बनता है। तो यहाँ पर देखिए फेरिक ऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन है दोस्तों, लौह ऑक्साइड है और हाइड्रोजन दोनों है बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए तो फेरिक ऑक्साइड तो नहीं दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन देते, इस प्रकार से आपको H2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दो चीज़ बनेगा दोस्तों, जैसे ही हम लोग लाल तप्त आयरन है में उसमें जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या क्या, एक लौह ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और दूसरा है H2 बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर H2 दिया तो इस वजह से ये होगा, और वो लौह ऑक्साइड दिया रहता है तो वो सही होता है ना। तो इन दोनों को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अब निम्नलिखित में से कौन सा H2O2 के लिए सही संरचना है बोला गया है दोस्तों। तो कौन है दोस्तों यहाँ पर इसके जो करेक्ट संरचना है, जो बिल्कुल सही संरचना है दोस्तों, वो कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, बी दिया है, सी दिया है, अलग अलग एंगल्स में दिया है। तो इसमें जो सही संरचना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, जो सही संरचना है दोस्तों वो कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर HOOH है दोस्तों, ये वाला जो संरचना है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 94.8 डिग्री का एंगल है वो दोनों बंध के बीच में बन है, तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लार्क विधि द्वारा जल के मृदुकरण में प्रयुक्त होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटास फिटकरी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्लार्क विधि द्वारा जल का मृदुकरण करेंगे दोस्तों, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, उसको हम लोग उपयोग है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 23वां नंबर का, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त करते हैं किसको, CD को, V235 को, PB को या फिर D2O को। तो नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारी जल है दोस्तों D2O, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन का कौन सा गुण इसे अन्य क्षार धातुओं में विभेदित करता है, धन विद्युतीय लक्षण, अधातुओं के प्रति बंधुता, अपचायक लक्षण या फिर अधात्विक लक्षण। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का अधात्विक लक्षण दोस्तों क्षार धातु से विभेदित है, इसको करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 25वां नंबर का, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हीलियम परमाणु जैसा विन्यास प्राप्त करता है। यह गुण हाइड्रोजन को निम्न के समान बनाता है, हैलोजन के समान, क्षार धातु के समान, ऑक्सीजन के समान या फिर अक्रिय गैस के समान। तो किसके समान बनाता है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम हाइड्रोजन परमाणु उसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा दोस्तों, है ना, हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करेगा दोस्तों, तो हीलियम परमाणु जैसा विन्यास बनाता है, और यह गुण हाइड्रोजन को निम्न के समान बनाता है दोस्तों। ये किसके समान बनाता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हैलोजन समूह में ऐड हो जाएगा, जैसे हीलियम के समान इसका गुण आएगा दोस्तों, तो ये हीलियम का है, हैलोजन समूह में है ना, तो हैलोजन के समान ही क्या हो जाएगा, ये भी गुण है वो प्रदर्शित करने लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब जिंक के समान मात्रा का उपचार सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता के साथ पृथक पृथक किया जाता है, तब मुक्त हाइड्रोजन के आयतनों का अनुपात है वो होता है, कितना होता है दोस्तों, 1:1, 1:2, 2:1 या फिर 9:4। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, 1:1 है वो होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, पदार्थों का कौन सा युग्म अभिक्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा, Fe+ जलीय H2SO4, Cu+ जलीय HCl, सोडियम एवं एथिल एल्कोहल या फिर आयरन एवं जल वाष्प। तो क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म है ना, जो अभिक्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त है वो नहीं करता है। तो कौन से अभिक्रिया में दोस्तों हाइड्रोजन मुक्त है वो नहीं होता है करके पूछा गया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कॉपर और जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है दोस्तों, यहाँ पर जैसी क्रिया होगा दोस्तों तो ये हाइड्रोजन मुक्त है वो नहीं करेगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 29वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया स्थायी कठोर पानी बनाती है, पानी में
डाइसोडियम सल्फेट है पानी की कैल्शियम कार्बोनेट के साथ संतृप्तता, पानी की मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ संतृप्तता और पानी की कैल्शियम सल्फेट से संतृप्तता एक प्रति स्थायी कठोर पानी है वो बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पानी की कैल्शियम सल्फेट से संतृप्तता से यहाँ पर दोस्तों स्थायी और कठोर पानी है वो बनता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलाते हैं तो नीला रंग बनता है, ये किसके कारण से होता है दोस्तों? जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिलाते हैं तो नीला रंग बनता है दोस्तों, तो वो किसके कारण से होता है ये पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका CrO5 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किस आयनिक स्पीसीज में स्थायी यौगिक बनाने की प्रबलता प्रोटॉन बंधुता होती है? I-, HS-, NH2- या फिर F-। तो यहाँ पर आयनिक स्पीसीज में जो यौगिक स्थायी यौगिक बनाने की जो प्रबलतम प्रोटॉन बंधुता होती है दोस्तों वो किसकी होती है? तो यहाँ पर दोस्तों NH2- आयन है उसकी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन का वाटर गैस CO+H2 से व्यापारिक निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसको आपको बताते हुए चलना है दोस्तों। तो यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन के संदर्भ में पूछा गया तो इसको बताना है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड भाप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण क्षार द्वारा होता है। बी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 उनके घनत्व के अंतर के कारण प्रभाजन द्वारा पृथक्कृत हो जाती है। सी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड जलीय Cl2 विलयन द्वारा अवशोषित होकर निष्कासित हो जाती है और H2PD के साथ निमित्त मात्र के द्वारा निष्कासित हो जाती है। तो यहाँ पर इसका कौन सा आंसर है दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड भाप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होती है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण क्षार द्वारा है वो होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा लवण H2O की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? Na2SO4, MgHCO3, NaCl या फिर MgCl2। तो ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो H2O की स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, H2 निम्न में से कौन से ऑक्साइड को अपचयित नहीं करते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, फेरस ऑक्साइड को या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑक्साइड को अपचयित नहीं करता है करके पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है दोस्तों, यहाँ पर है ना H2 है वो निम्न में से कौन सा ऑक्साइड को अपचयित नहीं करता है बोलते हैं, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो आ जाएगा, है ना। और कायदे से दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से, क्योंकि Al2O3 है दोस्तों, इसको है ना, ये नहीं करता है, अपचयित नहीं करता है, क्योंकि तप्त होता है, तप्त Al2 होते हैं उसको अपचयित नहीं करता है ना। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कितने हैं दोस्तों? हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, ड्यूटीरियम है या फिर टाइट्रियम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक है दोस्तों वो ट्राइटियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर 3 मोल विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है? 10.2 ग्राम, 102 ग्राम, 11.3 ग्राम या फिर 68 ग्राम होता है। तो 1 लीटर में 3 मोल विलयन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का द्रव्यमान है वो कितना होगा करके पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 102 ग्राम है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किस नाम के अंतर्गत किया जाता है? विरंजक चूर्ण, परहाइड्रॉल, नेस्लर अभिकर्मक या फिर कैटिकॉल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर परहाइड्रॉल है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरक ZnOCr2O3 की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप पर डाईहाइड्रोजन CO के साथ क्रिया पर बनता है। तो क्या बनता है दोस्तों? तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका CH3OH है वो बनता है। जैसे उत्प्रेरक में जिंक ऑक्साइड में क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की उपस्थिति में 700 केल्विन ताप पर हम लोग डाइहाइड्रोजन को कॉपर मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे दोस्तों, तो CH3OH है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तनु अम्ल के साथ उपचार पर H2O2 देने वाला ऑक्साइड है कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा Na2O2 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कैल्शियम फॉस्फाइड का 1 मोल जल की अधिकता के साथ क्रिया में बनता है 1 मोल फॉस्फिन, 2 मोल फास्फोरिक अम्ल, 2 मोल फॉस्फिन या फिर 1 मोल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 मोल फॉस्फिन है दोस्तों इसका निर्माण। जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड का 1 मोल है दोस्तों जल की अधिकता के साथ क्रिया में 2 मोल फॉस्फिन है दोस्तों बनाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -2 है, -1 है, +1 है या फिर +2 है। तो यहाँ पर H2O2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 होता है दोस्तों, -1 होता है दोस्तों, है ना। H2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1 होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोरता किस युग्म के कारण होती है? कैल्शियम 2+ K+ या फिर Mg2+ या फिर K+ या फिर कैल्शियम 2+ Mg2+ या फिर बैरियम 2+ या फिर जिंक 2+। तो कौन होगा दोस्तों जिसमें जल की कठोरता किस युग्म के कारण होती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर Ca2+ और Mg2+ के वजह से यहाँ पर क्या होता है, जल की कठोरता है वो होती है। कैल्शियम की उपस्थिति, मैग्नीशियम सल्फेट के, बाइकार्बोनेट, इन सब की उपस्थिति में जो जल है वो कठोर होते जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ में जल का एक अणु अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध बना सकता है? बर्फ में जल का एक अणु दोस्तों अधिकतम कितने हाइड्रोजन बंध को बना सकता है? 1, 2, 3, 4। तो कितना बना सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ में जल का एक अणु दोस्तों अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंध है वो बना सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिक्रिया में H2O2 अपचायक की तरह व्यवहार करता है? तो ये 4 रिएक्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें कौन सा रिएक्शन है जिसमें यहाँ पर अपचायक की भांति है वो व्यवहार करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। Ag2O प्लस H2O2 है तो यहाँ पर 2Ag प्लस H2 और O2 इन्हें निकल है तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा। अब घटित तो हो रहा है, जैसी क्रिया हो रहा है दोस्तों यहाँ पर अब विघटन की क्रिया है वो अपचायक की तरह यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, क्रोमिक अम्ल का अम्लीकृत विलयन हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया कर देता है, क्या देता है दोस्तों? क्रोमिक अम्ल का अम्लीकृत विलयन से हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो कौन सा रिएक्शन देगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्रोमिक अम्ल है तो इसको हम लोग जल के साथ क्रिया करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड से करेंगे तो H2 CaO5 प्लस H2 है वो क्रिया करने पर देगा। अगला है दोस्तों यहाँ पर, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण, अधिधारण, अपचयन या फिर जलयोजन। तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन के अधिशोषण को दोस्तों क्या बोला जाता है? ये पूछे तो यहाँ पर दोस्तों अधिधारण है वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, किस फिटकरी का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? फिटकरी एलम दोस्तों, है ना, जिस फिटकरी को एलम बोला जाता है ना, तो उसको जल को शुद्ध करने में किया जाता है फेरिक एलम, क्रोम एलम, पोटास एलम या फिर अमोनियम एलम। तो किस प्रकार के एलम है दोस्तों उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ पर फिटकरी का उपयोग है किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका पोटास एलम को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों पोटास एलम है उसका, है ना, शुद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ पर फिटकरी का उपयोग है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन निम्न में भिन्नता रखते हैं, परमाणु संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, 2 परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्रण में या फिर 2 परमाणु में नाभिकीय चक्रण में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 परमाणु में नाभिकीय चक्रण में दोस्तों यहाँ पर आर्थो एवं पैरा हाइड्रोजन है वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात हाइड्रोजन है उत्तेजित अवस्था में हाइड्रोजन आयन, ऊर्जा की अधिकता युक्त हाइड्रोजन अणु, विलयित प्रोटॉन या फिर ऊर्जा की अधिकता युक्त हाइड्रोजन परमाणु। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजात हाइड्रोजन क्या है? ऊर्जा की अधिकता युक्त हाइड्रोजन परमाणु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसके संयोग से H2 गैस उत्पन्न होती है?
कॉपर धातु एवं सांद्र अमोनियम नाइट्रेट, या फिर जिंक धातु, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर गोल्ड धातु एवं वायु की उपस्थिति में, है ना, सोडियम साइनेट एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर आयरन धातु एवं सांद्र अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर। तो कौन सा होगा दोस्तों, जिसके यहाँ पर जेईई मेंस के एग्जाम होता 2016 में, इसमें इस प्रश्न को पूछा गया है ना। और यहाँ पर जेईई एडवांस हुआ था, इसमें 2017 में इसको पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये संयोग से H2 गैस उत्पन्न होता है करके पूछा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही। आयरन धातु एवं सांद्र HNO3 के साथ दोस्तों यहाँ पर H2 गैस है वो उत्पन्न करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जल के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, इसको बनाना है। जेईई मेंस के एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें इस प्रश्न को भी पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जल के बारे में जो कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन है, उसको आपको पहचाना। तो यहाँ पर देखिए 4 कथन है वो दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। पहला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाता है। बी में दिया है जल एक अम्ल और एक क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। सी में दिया है संघनित प्रावस्था में व्यापक अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। और डी में भारी जल से बना बर्फ सामान्य जल में डूब जाता है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, तो इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही, जल एक अम्ल और एक क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता करके बोला गया दोस्तों, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी आपका बाकी सब सेम है, सही है, लेकिन यह जो जल है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।